अब बात आई कि वो बैंक कौन सी है जहां हम ये चेक कैश कराएंगे, और उस बैंक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो जरा चलो हम बना के दिखाते हैं। अच्छा देखना, चूंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसलिए तुम्हें हम, और ये इसलिए हटा दे रहे, इस जगह काफ़ी घेर रहा है ये, ठीक, थोड़ा सा छोटा छोटा बना के दिखाएंगे। मान लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये है मान लो इनर मेम्ब्रेन। ये जानबूझ के थोड़ी दूर बना दी जिससे यहाँ लिखने के लिए जगह मिल जाए। और मत भूलना ये इनर मेम्ब्रेन सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल जैसी होगी, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाएं तो ऐसा लगता है ये भी ऐसी होगी, तमाम सारे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और बीच बीच में कहीं कहीं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन धसी होती है। तो देखो ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो फिर अपने आप में बड़ा कठिन सा लगेगा, और फिर डायग्राम के ऊपर डायग्राम भी नहीं बनाते बनता है। तो तुम इसको ऐसे मान लेना कि हमने ये बना दिया। इनको दो मेम्ब्रेन मत मान लेना, ठीक है। ये पूरा लिपिड वाला पोर्शन बना दिया, तेल 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 बना दिया, और इसी में जगह जगह अभी हम प्रोटीन धसाएंगे। थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के बना रहे। तो ये एक ही मेम्ब्रेन है, बस मोटी थोड़ी बना दी, और इसी मेम्ब्रेन में तुम जानते हो तमाम प्रोटीन धसी होंगी, वही बनाने जा रहे हैं। एक हम प्रोटीन बनाने जा रहे हैं। देखो हमारा डायग्राम एनसीईआरटी से थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन समझने में बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ एक प्रोटीन धसी है, ठीक है ना, ये कोई विटामिन बी का डेरिवेटिव लगा है। तो ये विटामिन बी का डेरिवेटिव, इसका नाम है FMN। एक मिनट, एक पल के लिए देख लें। पहले सबसे पहले था FMN, ठीक। सुनना बड़ा थोड़ा सा बहुत ही सरल भी है, कठिन भी है, और सरल बहुत है। FMN फ्लेविन राइबोफ्लेविन विटामिन बी होती है, उसका डेरिवेटिव है जिसको, और ये कोई आयरन सल्फर प्रोटीन है। FES मतलब आयरन और सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे इसमें अंदर। तो इस तरह से अच्छा, जब भी एक से अधिक प्रकार की चीज़ें जुड़ जाएं तो मामला जटिल हो जाता है। जो कुछ ये हमने बनाया, यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा, तो इसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, पहला जटिल मामला। ये क्या है वास्तव में? अरे तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे, एंजाइम्स पढ़ाए थे, ये वास्तव में एक एंजाइम है। ध्यान करो, उसने क्या कहा था कि जब स्वयं प्रोटीनेसियस पार्ट ही रिएक्शन को कैटलाइज करने में सक्षम हो तो उसको कहते हैं सिंपल एंजाइम। और जब प्रोटीनेसियस पार्ट के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट जुड़ जाए तो मामला जटिल हो जाता था, उसको कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट एंजाइम कहते थे। तो ये एक प्रकार का कॉन्जुगेट एंजाइम है, और इसका वास्तव नाम भी यही है। इसका नाम है NAD2H डिहाइड्रोजिनेज। जगह नहीं इसलिए लिख भले ना रहे, इसका वास्तव नाम होता है NAD2H डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से ये एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक। अभी बना रहे दिखा रहे सब। यहाँ इसी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो तेल वाला लिपिड वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के फ्लूइड वाले पोर्शन में एक और प्रोटीन धसी होती है। एनसीईआरटी डायग्राम से बिल्कुल मैच कराने के चक्कर में ना पड़ना, ठीक। ये भी आयरन सल्फर अमीनो एसिड वाली होती है। इसमें भी कोई विटामिन बी का डेरिवेटिव चिपका होता है, इसका नाम है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये भी मामला जटिल हो गया, जटिल हो गया मामला।
तो इसको जटिल मामला कहेंगे, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेकंड कहेंगे। ये भी लगता है कोई एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलो एंजाइम का हो। हाँ, वास्तव में ये भी है, इसका नाम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तभी तुमने सुना था कि क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम तो उस दलदल में होते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुले होते हैं, मगर एक एंजाइम होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो कोई और नहीं, यही है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक, अच्छा, इसी तरह हम बताएं, यहां पर एक प्रोटीन और पाई जाती है, लेकिन वो किसी और से नहीं जुड़ी होती है। ये क्यू नाम दिया, यूबिक्विनोन। वो किसी से जुड़ी नहीं है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपोनेंट कह सकते हो, कि पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है यूबिक्विनोन। ठीक, मगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगी। इधर क्या होता है, तुमने हीमोग्लोबिन का नाम सुना? उसमें हीम पिगमेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्रोमोप्रोटीन है, कलर्ड प्रोटीन है। ये अलग बात है कि उसका जो हीम होता है उसमें आयरन फेरस स्टेट में पाया जाता है। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह कुछ इस दलदल में, इस तेल वाले पोर्शन में और भी कलर्ड प्रोटीन धसी होती है। उनका नाम साइटोक्रोम कहलाता है। बस इनमें आयरन फेरिक स्टेट में होता है। तो बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे हैं। एक चलो ये बना दिया, और इस साइटोक्रोम का हमने नाम, जगह कम है, साइटो शब्द CYT नहीं लिख पाएंगे, इसका नाम है मान लो बी, साइटोक्रोम बी। एक और है, इसका नाम है C1। मगर ये साइटोक्रोम भी किसी आयरन सल्फर प्रोटीन से जुड़े होते हैं आपस में। बीच में FeS वाली प्रोटीन, और एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाए तो मामला जटिल हो जाता है। तो ये अपने आप में एक मामला जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको कहोगे चौथा कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स थर्ड। कंपोनेंट चौथा है, 1 2 3 4, लेकिन जटिलता के नाम पर 1 2 तीसरा। तो इस तरह से BC1 और बना दिया। इसी तरह की एक और कलर्ड प्रोटीन इसी तेल में फ्लोट करती रहती है, उसका नाम वो यहाँ बना दी, उसका नाम है साइटोक्रोम C। वो किसी से जुड़ा नहीं है, तो वो पांचवा कंपोनेंट है। क्या नाम दिया? साइटोक्रोम C। ठीक, ऐसी और भी कलर्ड प्रोटीन होती हैं, चलो बना के दिखा रहे हैं। ये है, मान लो साइटोक्रोम A है, इसका नाम दे दिया। एक ये है, मान लो साइटोक्रोम A3, इसका नाम दे दिया। ठीक है, मगर ये जब होते हैं इनसे 2 कॉपर एटम्स भी जुड़े होते हैं। एक ऐसी डायग्राम से इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाए मामला जटिल हो जाता है। इसको कह दिया हमने 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, इसमें कॉपर आयन भी होते हैं, ये कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये AA3 वाला। फिर यहाँ कुछ प्रोटीन भी धसी होती हैं। अब उस प्रोटीन का चलो ये तो बेस बना दिया, ये उसका स्टॉक माने डंठल बना दिया, और ये उसका हेड बना दिया। अब चूंकि एक हेड में प्रोटीन है, एक स्टॉक में, एक बेस में, और एक से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो मामला जटिल हो जाए। इसको कह दिया जाता है कॉम्प्लेक्स 5। और आम भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। अरे वो जो माचिस की तीलियां बताई थी। तो इस तरह से तमाम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं। ठीक, अब देखना काम कैसे होता है। ये जो ट्रक निकलते हैं,
तो पूरा ट्रक हमारे काम का नहीं। ट्रक के ऊपर जो चेक रखी है, अर्थात जो हाइड्रोजन एटम्स रखे हैं, उनके अंदर दुनिया का रईस ज़्यादा छुपा है, इलेक्ट्रॉन, उसी की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे सोचो कि हम किसी बैंक में जाएं और तमाम कैशियर लाइन से बैठे अपनी अपनी टेबल डाल के। मान लो मेरा नाम है दिलीप गंगवार, हम देखें कोई जो तमाम कैशियर बैठे हैं और किसी का नाम है सुरेंद्र गंगवार, किसी का नाम है धर्मेंद्र तिवारी, अगर हम चेक लेके जाएंगे तो बताओ किस कैशियर के पास जाएंगे? भाई ठीक है वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन हम जाएंगे तो वो जो रमेश गंगवार बैठे हैं उन्हीं के पास पहले जाएंगे कि हो सकता है बिरादरी का आदमी हमारा काम जल्दी कर दें। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये ट्रक इस बैंक के पास अपनी चेक को लेके आएंगे, मान लो आता है FAD नाम का ट्रक, कैसे बनाएं? ठीक है, और ये ट्रक है, इसी ऊपर हाइड्रोजन है, ट्रक का नाम NAD है मान लो। तो NAD और FMN कुछ नाम मिलते जुलते थोड़े थोड़े हैं, तो ये ट्रक इसी के पास जाएगा और अनलोड होके वापस आ जाएगा। NAD ट्रक नाम लौट आएगा और इस पे लदी चेक को, हाइड्रोजन को ये उतार लेगा, कैशियर निकाल लेगा, ये ले लेगा, हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। अब चेक पे भी क्या, चेक तो कागज़ है, उस पर जो रकम लिखी होती है 2 लाख 5 लाख, वो वैल्यूएबल होती है, कागज़ वैल्यूएबल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जानते हो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को तो इधर फेंक देगा। जो बीच का स्पेस है, 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस क्या कहते थे, क्या कहते थे? क्लोरोप्लास्ट में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, यहाँ कहते थे पेरीकॉन्ड्रियल स्पेस, तो यहाँ पेरीकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो ये आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा। ये आयरन सल्फर प्रोटीन, यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यूबी क्विनोन को। और सोचो जब यूबी क्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऐसे महसूस करो ये हो जाएगी माइनस माइनस, क्यों माइनस माइनस हो जाएगी। अभी मेरी बात मान लो कि यहाँ साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में खूब सारे प्रोटॉन पड़े रहते हैं, कहाँ से आते हैं अभी वक्त आने पर बताएंगे। और ये हो गई माइनस माइनस। और ये मत बोला ये तेल है, तेल में जैसे तेल की नदी हो या टब या बाल्टी में तेल भरा हो, उसमें फुटबॉल डाल दो तो ऊपर नीचे फ्लोट कर सकती। तो ये जो रिड्यूस्ड यूबी क्विनोन है ये ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ आएगी, और जैसे ये अंदर की तरफ आएगी ये दोनों हाइड्रोजन चिपक जाएंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे जब इधर आएगी तब, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। और फिर जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो इन्हीं हाइड्रोजन को इधर पंप कर देगी, ठीक। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, तो ये क्या करेगी, ये इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, इसको। दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन से इसके पास आएंगे, साइटोक्रोम सी के C1 के पास। साइटोक्रोम C1 वही दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देगा, साइटोक्रोम C ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कॉपर एटम को। वो साइटोक्रोम A को A यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये जो डायग्राम बनाते हैं हम थोड़ा पुरानी किताबों पर बेस्ड बनाते हैं कि थोड़ा आसान है। मेरी किताबें ये कहती थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा होता है कॉम्प्लेक्स 4 से, तो ये कॉम्प्लेक्स भी 2 प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप कर देता है। NCERT ये कहती है कि यहाँ पर भी एक यूबी क्विनोन होती है, उसकी वजह से इधर आते, बस इतना अंतर है। इस तरह से दुनिया का रईस ज़्यादा इधर आ गया। खैर, तुम पता है इस तरह इससे फर्क ये पड़ा कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और दुनिया की प्रत्येक चीज़ किधर से किधर जाना चाहती है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। तो जब इधर प्रोटॉन या प्रोटॉन कह दो चाहे H+ कह दो, बात एक ही होती है, जब इधर बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो ऑक्सीसोम है, इसका जो स्टॉक है, इसको खोखला मान लो। ये हाइड्रोजन आयन यहीं से गुजरने की कोशिश करते हैं इसके अंदर से। ये दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक, नहीं तो गिनती तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे। ये यहाँ से बाहर निकलने की ऐसी कोशिश करेंगे। इधर हम तो बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में खूब सारे एडीपी पड़े रहते हैं, खूब सारे फॉस्फेट भी पड़े रहते हैं। भाई समाज में तमाम लड़के हैं, तमाम लड़कियां हैं, मगर ऐसे शादी नहीं हो पाती क्योंकि शादी के लिए पैसा नहीं है। पैसा कहीं से मिल जाए, एनर्जी कहीं से मिल जाए तो शायद शादी कर ले, कहाँ से लाए एनर्जी। तो बताते हैं कि और फिर बायोलॉजी की किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एटीपी की सिंथेसिस कराना चाहते हो, एटीपी सिंथेटिक एंजाइम चाहिए। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो ऑक्सीसोम का हेड है, ये भी तो अपने आप में प्रोटीन है। तो बस ये इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो जब यहाँ से ये प्रोटॉन हाई स्पीड से निकलते हैं तो ये प्रोटॉन तो अंदर आ जाते हैं, मगर इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, जिससे ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का हेड, ऑक्सीसोम का हेड एक्टिव होता है, ये अपने आप में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की तरह काम कर लेता है। और जैसे ही एक्टिव होता है, ये इन दोनों के बीच बॉन्ड बनवा देता है, बन जाता है एटीपी। एटीपी बन जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल हेड को कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। समझ पाना। तो यहां पर और किसी भी चीज से फॉस्फेट का रिलेशन फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो एटीपी का बनना एक प्रकार का फास्फोराइलेशन रिएक्शन है। लेकिन यहां एटीपी बना क्यों? अच्छा, अभी बता रहे हैं। अब हमने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां तक आया तो पूरी एनर्जी तो इनकी चुस चुकी है, बड़ी रंगबाजी से चले थे, अब बिल्कुल पैर भी नहीं उठ रहे। तो इनके दोस्त इनका कंधा देंगे, और इनके दोस्त का नाम क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि भोजन बना था CO2 और H2O से फोटोसिंथेसिस के दौरान ना, तो ऑक्सीजन आएगी। और तुम जानते हो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल अपने ऊपर लोड कर सकता है। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लोड करने हैं तो O2 चाहिए, लेकिन तुम्हें एक एटम चाहिए, तो यहाँ हाफ लिख सकते हो। अभी लिख रहे हैं हाफ O2 लिख दो ऐसे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी पीठ पे बैठा लेगी। क्या बन जाएगा? O-। और ये माइनस प्लस जुदा नहीं रह सकते हैं, अंत में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो थोड़ा सही से लिखें, ये ऐसे तो बन जाएगा O-। और ये जो प्रोटॉन निकल गया ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा अंत में पानी, ये H2। कहा जाता है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS कौन होता है? ऑक्सीजन। और अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ ETS सबसे अंत में क्या बनता? पानी। देखो यहां अगर ना गुजरे होते इलेक्ट्रॉन तो ना पंप किए जाते अंदर की तरफ प्रोटॉन, और अंदर प्रोटॉन नहीं आते तो वो यहां से गुजरते क्यों? गुजरते नहीं तो एटीपी का हेड, ऑक्सीसोम का हेड एक्टिव नहीं होता है, तो एटीपी नहीं बनता है। तो यहाँ एटीपी बने वो सारा खेल डिपेंड करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो पर। और इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन आए उनको ये ऑक्सीजन हटाती रहे, यहाँ से आए फिर खोपड़ी बैठा ली चली जाए, फिर खोपड़ी बैठा ली चली जाए। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मुख्य कारण कौन है? ऑक्सीजन है। वो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाती रहती है। भाई अगर पेट साफ ना हो तो लगातार हम खाना नहीं खा सकते, इधर से खाना खाएं तो इधर से निकलना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो का मुख्य कारण है यहाँ ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है रेस्पिरेशन में जब एटीपी बनते हैं तो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जब एनर्जी गिरती है, लाइट एनर्जी गिरती है, फोटॉन, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फोटॉन की वजह से। तो वहाँ कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। और जब एटीपी कोई सबस्ट्रेट जस्ट प्रोडक्ट में बदल जाए और एटीपी बन जाए तो इस एटीपी फास्फोर बनने को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ
फास्फोराइलेशन। तो एटीपी बनना 3 प्रकार का होता है, फोटोफास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। इस तरह से बन जाते हैं। ठीक, तो तभी हमने तुम कहा था कि एक NAD2H भविष्य में कितने एटीपी देगा? 3। क्यों? एक एटीपी इसकी वजह से, फिर ये भी निकलेगा तब एक और बन जाएगा, फिर ये भी निकलेगा एक और बन जाएगा, तो 3 एटीपी भविष्य में देगा। हालांकि हम तो बताएं ये रिसर्च का विषय है। अब नई किताबें धीरे धीरे ये मानने लगी हैं कि 3 जोड़ी प्रोटॉन निकलने से 3 एटीपी नहीं निकलते हैं, टोटल 10 प्रोटॉन निकलने से, इनकी 5 जोड़ी प्रोटॉन निकलने से 3 एटीपी बन पाते हैं। लेकिन ये कठिन हो जाएगा, फिर तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो एक कहानी नहीं पड़ गई। अब सोचो, मान लो FAD नाम का ट्रक आए, तब ये ट्रक यहाँ हाइड्रोजन लेके आए। भाई जैसे दिलीप गंगवार चेक लेने गए तो वो रमेश गंगवार से टकराए। मान लो गोविंद तिवारी सर जाए तो हो सकता है धर्मेंद्र तिवारी नाम के कैशियर से टकराए। मतलब ये है कि अगर FAD नाम का ट्रक हाइड्रोजन इस बैंक में लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में लेके आएगा। चलो ये आ रहा ट्रक, ये ट्रक का नाम है FAD, उसके ऊपर लोडेड है 2 H। ठीक, FAD यहां पर भी लिखा है FAD, तो ये इसी से टकराएगा। और ये कैशियर क्या करता है, ट्रक तो चला ही जाएगा अनलोड होके, खाली होके, ऐसे ट्रक तो चला ही गया। ये कैशियर क्या करता है, इसमें से चेक तो उतार ही लेता है, और लेकिन उस चेक की केवल वैल्यू ले लेता है, कागज भी फेंक देता है इधर ही। अर्थात ये दोनों हाइड्रोजन उतार लेगा, लेकिन उसका हाइड्रोजन का H भी यहीं फेंक देगा। तभी हमने कहा था कि हाँ मान लो थोड़ी देर के लिए ऑलरेडी पड़े रहते हैं, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा इधर, इसने इधर नहीं फेंके थे, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, यहाँ से फिर वैसे ही चले जाएंगे। तो जब कहानी FAD से शुरू की जाती है तो ये वाला प्रोटॉन अंदर नहीं आते, बस इसकी वजह से ये आएंगे और यहाँ की वजह से भी आएंगे। तो सिर्फ 2 जोड़ी प्रोटॉन आएंगे तो सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। इसलिए कहा था कि FAD2H नाम की चेक भविष्य में 2 एटीपी दिया करेगी। ठीक है ना, इस तरह से पूरी कहानी होती है। इस बैंक का नाम क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक मज़ेदार बात बताया हूँ, 8 एटीपी का फायदा यहाँ बताया था, 6 का यहाँ, 24 का यहाँ। एक बार फिर देखना, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बताए थे, 38। पता है तुम्हें, कुछ किताबें कहती है 36 एटीपी का गेन होता केवल, कुछ कहती है 38 का होता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तो हम तुम्हें बताएं दोनों बातें सही हैं। क्या दोनों बातें सही हैं भाई? ऐसे समझो ये है हिंदुस्तान जहां बैंक है, और ये है बॉर्डर, और ये है मान लो पाकिस्तान। ठीक, अब तुम जानते हो पाकिस्तान के लोगों के लिए, सब प्रत्येक इंसान के लिए बॉर्डर पार करना जरूर संभव नहीं है, ये बॉर्डर सबके लिए परमेबल नहीं है। तो हुआ क्या, एक चचा थे, ये वाले चचा, और ट्रक लेके निकले, मैं निकला गड्डी लेके, NAD नाम के ट्रक है और उनके ऊपर ये 2 हाइड्रोजन लदे हैं। ये चचा निकले कि भाई, तो चचा यहाँ आए, उनका ट्रक आया पर करते हुए, यहाँ तक तो कोई मनाही नहीं, आउटर मेम्ब्रेन तक। लेकिन जैसे ही चचा ने ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ रोक दिया जाएगा, रुको रुको रुको, चाचा कहाँ जा रहे? अरे बोले भाई हमारा बेटा पढ़ता है, हमारा भतीजा पढ़ता है गंगवार सर के यहाँ, पैसा पहुँचाना है। तो यहाँ जो BSF के जवान हैं वो रोक लेंगे, वो कहेंगे चाचा आप यहीं से लौट जाओ, जो कुछ लाए हमको दे दो, हम पहुँचा देंगे आपके बेटे तक या भतीजे तक। तो चचा तो यहाँ से वापस लौट जाएंगे। ठीक, और चेक इधर दे देंगे। यहाँ जो मशीनरी काम करती है उसको कहते हैं
सटल, जैसे हमने गदर पिक्चर में भी देखा था। गदर पिक्चर में भाई साहब को जब पाकिस्तान से लौटना था तो एक ट्रेन के अंदर, रुई के अंदर छुप गए थे, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर पार करना अलाउड नहीं था। तो इनको कहते हैं सटल। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैलेट स्पार्टेड सटल, चूंकि सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। मैलेट स्पार्टेड सटल। एक और प्रकार के भी होते हैं जिनको कहते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। ठीक है, तो हम पहले मैलेट स्पार्टेड सटल समझाते हैं। अब जब चचा यहाँ आए, मैलेट स्पार्टेड सटल को अपनी चेक दे गए, हाइड्रोजन दे गए, मगर मैलेट स्पार्टेड सटल से ये भी हटा दें, जगह चाहिए थोड़ी, क्रिस्टी हटा दें। मैलेट स्पार्टेड सटल से जो चचा की दोनों चेक थी, वो चेक यहाँ ले जाएगा कौन? NAD नाम का ट्रक। अरे यहाँ पर भी ट्रक होते बना दें, ट्रक ही बना दें। इसने दोनों चचा वाली हाइड्रोजन रख लिए और ले गया। और अगर NAD2H नाम का ट्रक ले जाएगा तो वो यहाँ से एंट्री करेगा। यहाँ से एंट्री करने का मतलब है कि भविष्य में 3 ATP मिलेंगे एक NAD2H नाम की चेक से ना। नतीजा हिसाब किताब 38 का आएगा। मान लो ये चचा इस ट्रक के पास आए, इस सटल के पास आए, इसके पास आए, इसको दे गए हाइड्रोजन। ठीक, चचा तो लौट जाएंगे ट्रक लेके, हाइड्रोजन अंदर आ जाएंगे। यहां से क्या होगा, इन्हीं हाइड्रोजन को मान लो ये वाला ट्रक लेके आता है, इस ट्रक का नाम है FAD, जिस पर लोड हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, ये चचा दे जाएंगे हाइड्रोजन, तो बन जाएगा FAD2H। और ये FAD2H यहाँ से कहानी शुरू करेगा। यहाँ से कहानी शुरू हुई तो ये वाली बात नहीं होगी, 2 ही जोड़ी प्रोटॉन अंदर आएंगे जो भविष्य में 2 ATP देंगे। तो सारा खेल तो सोचो जरा, अगर एक NAD2H से 3 ATP मान के जब समझाया था तो टोटल कितने मॉलिक्यूल निकल रहे थे? 38। लेकिन क्या होता है कि अगर ये बाहर वाले हाइड्रोजन, फिर समझो, इधर समझो, इसमें समझो भाई, एक साइकिल चलाई थी तो 12 ATP, 2 साइकिल तो 24 यहाँ बनाए थे। यहाँ से यहाँ तक जब 2 NAD2H नाम के बने थे तो 6 यहाँ ATP बनाए थे, तो 24 6 30 तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते थे, और 8 ATP का फ़ायदा यहाँ पढ़ाया था। वो भी कैसे पढ़ाया था कि 2 बनेंगे NAD2H यहाँ बताए थे, 2 बनेंगे मॉलिक्यूल, फिर 2 ATP डायरेक्ट बताए थे कैश। 2 बने तो कैश थे लेकिन वो बाद में खर्च हो जाते थे पहले वाले बैलेंस करने में। तो 6 ATP और प्लस 2 ATP 8 ATP का फायदा बताया था, तो 30 8 38 बताया था। अब बात ये थी कि यही जो 2 चेकें निकलती, सारा खेल इन्हीं के हिसाब से होता है कि अगर हम एक NAD2H मॉलिक्यूल को पहुंचाते थे अंदर तो 1 ATP कम बनता था, 3 के बजाय 2 बनते थे। एक और चेक, क्योंकि टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं, एक और चेक को बनाओगे तो एक और ATP कम बनेगा। तो जब हम 6 से हिसाब करते थे तो हिसाब किताब 38 का आता था, और अगर इसको 4 से हिसाब करेंगे तो हिसाब किताब 38 हो जाए, 36 रह जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सेल की बात करते हैं, उसी का आधार पर जवाब दिया जाता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे। एक पिक्चर देखी थी हमने, राम लखन, राम लखन, राम लखन, राम लखन, माँ से ऐसी मैलेट स्पार्टेट के लिए हमने ले लिया, मैलेट स्पार्टेट सटल पढ़ाने जा रहा है। ला से होता है लिवर, का से किडनी, हा से हार्ट। लिवर हार्ट किडनी में माँ वाला सटल चलता है, मैलेट स्पार्टेट चलता है, इसलिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 ATP ही बनते हैं। मोस्टली अदर सेल्स में ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल चलता है, इसलिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से
36 ATP बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा खेल इस तरह से होता है। कोई कह दे नहीं नहीं ऐसा ऐसा बताओ, अच्छा हमें ये बताओ कि बैक्टीरिया में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को एरोबिक रेस्पिरेशन में खर्च किया जाए तो बताओ कितने ATP बनेंगे। तुम बैक्टीरिया, पता तुम्हें बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है। ये अलग बात है। फिर ETS PTS कहाँ चलती है? तो तुम कहोगे उनमें, उनकी मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ इन्वेजिनेशंस बन जाते हैं जिनको हम लोग कहते थे मीजोसोम, वहाँ पे चलते थे। तो बैक्टीरिया का मतलब है 1947 से पहले का हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। अब मान लो ये है बैंक, तो चाहे यहाँ से NAD2H नाम की चेक आए, चाहे यहाँ से NAD2H नाम की चेक आए, यहाँ ब्रैकेट में बीच में कहीं बॉर्डर नहीं है, रुकावट के लिए खेद नहीं है, तो ये चचा अपना ट्रक डायरेक्ट NAD2H के पास लिए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रुकावट के लिए खेद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। तो इसलिए बैक्टीरिया में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का एरोबिक ब्रेकडाउन करने पर सदा 38 ATP ही बनेंगे, ठीक है ना। सवाल ये हो जाए कि बैक्टीरिया में या मैच्योर मैमेलियन RBC में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने बनेंगे। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह दिया तो हमने कहा तो मान लेना माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो ये वाले ATP गेन तो होते रहेंगे, लेकिन ये जो चेक है इसको कभी कैश नहीं करा पाओगे, क्योंकि बैंक नहीं तो कैश कहाँ कराओगे। जैसे हम तुम्हें 2 करोड़ का चेक दे दें, लो कंगाल बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, जाओ बेटा मौज करो, ढूंढते रहो कंगाल बैंक ऑफ इंडिया, कहीं है ही नहीं। केवल उस पर चेक पे तुम मूंगफली नमक रख के मूंगफली भले खा लो और कुछ नहीं कर सकते, बेकार है तुम्हारे लिए। तो ये चेक बनती तो है, लेकिन भविष्य में ये चेक वो नहीं दे सकती तुम्हें ATP। तो कहोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसी प्रोकैरियोटिक सेल में सदा 2 ही ATP बनेंगे। बात समझ में ना। तो इस तरह से पूरी एरोबिक एनएरोबिक और पूरी कहानी ये हो गई खत्म। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, थोड़ा इसको कुछ चीज़ें बिगाड़ दें जिससे सरल हो जाए। अब बात ये है, पता तुम्हें सम टोटल ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस रिफर्स एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक शब्द सुना, उसके 2 पहलू होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटेबोलिज्म, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? जब कभी छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीज बना दी जाए तो इस प्रकार के सिंथेटिक प्रोसेस को, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहते हैं। और जब कभी किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटी छोटी चीज़ों में काट डाला जाए तो ऐसे प्रोसेस को, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को कैटेबोलिज्म कहते हैं, ठीक ना। सवाल ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल ये दुनिया की चीज़ें बताई हैं, ये कैटेबोलिक प्रोसेस है कि एनाबोलिक प्रोसेस है? भाई सोचो, इसकी समरी लिखे तो ये तो लिखते थे ना, C6H12O6 + 6O2 बराबर किस में चेंज होता था? 6CO2 + 6H2O प्लस जाके एनर्जी। लगता था बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में काट डाला। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस लग रहा है? कैटाबोलिक प्रोसेस ना। लेकिन हम तुम्हें अभी बताएंगे कि सच्चाई कुछ और है। क्या है अभी बता रहे, ठीक है? 1 मिनट। तो हम तुम्हें बता रहे थे कि ऐसा लगता है ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिक प्रोसेस है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में काटा गया था। लेकिन अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं, कुछ बात और ही है। बस हमने क्या किया, थोड़ा डायग्राम दोबारा बना लिया साफ सुथरा बिगाड़ के, ताकि पढ़ा चुके। अब हम साबित करने जा रहे हैं कि कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं बल्कि ऐसा है, एम्फीबोलिक पाथवे है ये।
एम्फी माने क्या होता है? दोनों तरफ, जैसे मेंढक जल में भी रह लेता, थल में भी रह लेता है, तो एम्फीबिया रखा गया। एम्फी माने दोनों तरफ, बायोस माने लाइफ। तो हम वही साबित करने जा रहे हैं कि चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब साइकिल हो, ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रकार की रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। साबित करें, बस थोड़ी सी बात बता दें, हालांकि बता चुके हैं, फिर भी बायोमोलिक्यूल में फिर भी थोड़ा सुन लेना। जैसे हम तुम्हें जब बायोमोलिक्यूल्स बताएंगे तब बताएंगे कि मान लो हमने इधर से खाना खाया, अब जो खाना खाते हैं ऐसे तो उसके तमाम कंपोनेंट होते हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है तेल और घी के रूप में, प्रोटीन होती है दाल के रूप में, अंडा के रूप में, और साथ ही साथ हम डीएनए और आरएनए भी खाते हैं। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कुछ न कुछ पानी भी तो पीते हैं, साथ ही साथ कुछ न कुछ विटामिन्स भी तो होती हैं, और साथ ही साथ चुटकी दो चुटकी नमक भी खाते हैं ना। तो अभी हम अब पूरी सबकी मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पर आधारित बात बता रहे हैं कि मान लो इधर से तुमने ग्लूकोन डी पिया, खाना खाया, ठीक, पता नहीं किस रूप में खाया, हो सकता है तुमने एज सच ग्लूकोन डी पी लिया हो, अर्थात ग्लूकोज खा लिया। हो सकता है तुमने चीनी खाई हो, मतलब डाइसैकराइड। हो सकता है आलू चावल खाए हो, मतलब पॉलीसैकराइड। ऐसे अब कम जगह है, थोड़ा सा छोटा ही बना दिया ऐसे। हम तो बताएंगे कि डाइजेशन का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना। खुद डाइजेशन एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस। खैर, और बचे पचाए न्यूट्रिएंट स्टमक इंटेस्टाइन की दीवार से एब्जॉर्ब होके हम तुम्हें बताएंगे। सबसे पहले आते हैं लिवर में। फिर लिवर डिसीजन लेता है कि किस चीज़ को कितना आगे ब्लड में जाने दे, कितना आगे ब्लड में ना जाने दे। ब्लड होता है यहाँ से चीज़ों को प्रत्येक बॉडी सेल तक पहुँचाता है। अब इधर से ग्लूकोज आया, तो हमारे लिवर का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना। वो चाहता है 4.5 से 5 मिलीमोलर कंसंट्रेशन बना रहे। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल चाहे मिलीमोलर में बता दो, चाहे कह दो 80 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से बनी रहे। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना। मान लो तुम्हारी मम्मी चली गई नानी क्या, और तुम घर में रखा पूरा ग्लूकोन डी का डिब्बा शरबत बना के पी गए, पूरा 1 किलोग्राम ग्लूकोन डी का डिब्बा, तो इधर से दनादन ग्लूकोज आएगा। एक लिमिट से ज़्यादा ब्लड में भेज नहीं सकते, वरना लोग डायबिटीज़ का मरीज कहेंगे, शुगर का मरीज कहेंगे। तो हमारा लिवर क्या करता है, इस आवश्यकता से अधिक जो इधर से ग्लूकोज आता है, इसको किसी चीज़ में ऐसे बदल बदल के रख लेता है। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोजन। पता है, प्लांट अपना एक्सेस फूड, आवश्यकता से अधिक भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में, एनिमल ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, और स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। तो वहीं से हमने एक ट्रिक बना ली कि हमारे शरीर में 1 पाउंड मंड होता है, 1 पाउंड मंड। अरे मज़ा आता थोड़ा कहने में, और क्या, 1 पाउंड मंड होता है, यानी कि 400 ग्राम। तो तुम चाहे जितना ग्लाइकोजन रख लो, 400 ग्राम से ज़्यादा हो नहीं सकता। ये अलग बात है कि 400 ग्राम में भी 100 ग्राम ही लिवर में होता है, 300 ग्राम मसल्स में होता है, मांसपेशियों में होता है। और तुम तो पूरा डिब्बा पी गए, तो इधर से अभी भी ग्लूकोज आ रहा, 400 ग्राम से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें बताएंगे हमारा लिवर इसको किसी और चीज़ में बदल लेगा। किसमें? फैट में। तभी तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई मोटापा घटाना है, आलू चावल चीनी खाना बंद कर दो, एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है। अब मान लो मम्मी तुम्हारी लौट आई हैं, उन्होंने देखा ये तो कम वक्त पूरा ग्लूकोन डी का डिब्बा शरबत बना के पी गया,
उन्होंने सोचा इसको हथकड़ी लगा के अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा, जैसे इसके बाप का आ गया था, है कि नहीं? हम लोग मरेंगे नहीं, इधर से ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाए मरेंगे नहीं, इसी मुसीबत के लिए स्टोर कर रखा था ना। तो क्या होगा कि हमारा लिवर अब इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ कर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उस काम का नाम होगा ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का लिसिस। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो पूरे शरीर का मालिक है ना ब्रेन, ये एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करता है। अगर इसको भोजन नहीं मिलेगा ये काम करना बंद कर देगा। तुम देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है ना, सबसे पहले यही काम करना बंद करता है। तभी हम लोग यही कहते हैं, मम्मी मम्मी भूख के मारे चक्कर आ रहा। कभी ये कहा, मम्मी मम्मी भूख के मारे घुटने में दर्द हो रहा। ये काम करना बंद कर दे। तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चाहे पढ़ाई एक धेला ना करें, लेकिन टिफिन बहुत बढ़िया बांध दिया जाता कि बस खाते रहो जिससे तुम्हारा स्कूल मन लगा रहे ना। तो खैर, अगर इधर से ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाए तो तुम्हारे शरीर में चाहे जितना कार्बोहाइड्रेट क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर अंदर सब खर्च हो जाता है। तभी तुमने सुना होगा अच्छा व्रत एक दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत होने लगती है। 24 घंटे के अंदर सारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया। और मान लो तुम अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर पे 5 दिन के लिए भूख हड़ताल बैठ गए। अब तो हमने तुमसे बताया था हमारा लिवर ये कर लेगा, इसको भी तोड़ लेगा। और लिपिड के ब्रेकडाउन को लाइपोलिसिस कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया था, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसा लगता जोड़ जोड़ कर बड़ी चीज़ बनाई था, तो ये कहलाएगा क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक प्रकार का एनाबोलिक प्रोसेस है। ग्लूकोज से फैट बनाया, एनाबोलिक प्रोसेस है। लेकिन ग्लाइकोजन को जब इस पे तोड़ा, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ा, तो ये एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है ना। कभी कभी हमारा लिवर अमीनो एसिड वगैरह से भी बदल लेता है, तो उसका नाम कभी बताएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो हम तुम्हें यही बताना जा रहे हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है कि एनाबोलिक। अब हम साबित करने जा रहे हैं ये एम्फीबोलिक पाथवे है। ये दोनों प्रकार की रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे तुमसे कोई हम कहे कि गुरुजी ग्लूकोज से हम अच्छा ग्लाइकोजन बना के दिखाओ, आपने यहाँ तो लिख दिया, लो भैया बना के दिखा रहे, देखना। तो इसी जाल को, इसी रिएक्शंस के नेटवर्क को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। कोई हमसे कहे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के दिखाओ, तो ग्लूकोज तो यही है। तुमसे कहा था कि किसी भी रिएक्शन को, शुगर को किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल करोगे, सबसे पहला स्टेप तो यही होना है, उसको फास्फेट ही देंगे, फास्फोराइलेशन होना है। तो सबसे पहले जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट बदला जाता है। फिर इसके फास्फेट की पोजीशन चेंज कर दी जाती है, पहले कार्बन पे आ जाती, बन जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट। फिर क्या होता है, जैसे तुमने एटीपी सुना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो हम डायग्राम से अगर उसको बना दे अच्छा रहेगा। मान लो ये है यूरिडीन, इससे एक फास्फेट लगा तो हो गया नाम यूरिडीन मोनोफास्फेट। एक और लगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट हो गया, एक और लगा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, क्या होता है, ये यूरेसिल का है न्यूक्लियोटाइड। अब इससे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा तो क्या होगा, यहाँ पर एक मिनट बस, तो क्या होगा, एक फास्फेट तो बाहर निकल आएगा। डायग्राम से बता रहे हैं, मान लो ये फास्फेट तोड़ दिया, और उसकी जगह पर ये ग्लूकोज जुड़ जाएगा। बाकी 2 फास्फेट हैं, इसका नाम कौन बताएगा? यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। इस तरह से खूब सारे बना लेंगे और फिर क्या करेगा, ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ऐसे जब तमाम आ जाएंगे, एक बना के दिखा दिया, और आएंगे और आएंगे, फिर वो क्या करेंगे,
उनमें से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज बचा। इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब तुम ये मत पूछना यहाँ तो एक ही है, इतने सारे कहाँ से ले आए। हमने बताया था इस तरह से बहुत सारे यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बना लेंगे। वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज अपने ग्लूकोज, दो ग्लूकोज की बॉन्ड बना देंगे और यूरिडीन डाइफॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। ये जो पॉलीमर बनता है इसमें मिनिमम 6 मैक्सिमम 11 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के। इसको भी ग्लाइकोजन नहीं कहते हैं, ग्लाइकोसिल यूनिट कहते हैं। सिलेबस में नहीं है इसलिए नाम नहीं लिख रहे। और एक ब्रांचिंग एंजाइम आता है, ब्रांचिंग एंजाइम, वो इस तरह की तमाम ग्लाइकोसिल यूनिट्स आपस में से जोड़ देता है। जैसे एक लिख दी और लगी और लिख दी, और इनके बीच यहां पर ऐसे बॉन्ड बना देता। ऐसे तमाम बनाते जाओ, किसने मना किया, तो बन जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ऐसे तब जाके बन जाता है ग्लाइकोजन। तो हम ये बताना चाह रहे थे, लो हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के दिखा दिया, लेकिन ये तो एक प्रकार की एनाबॉलिक रिएक्शन है। हमें साबित करना था कि ये दोनों कैसी रिएक्शन है। तो हम तुम्हें बताएंगे। कोई हमसे कहे गुरुजी अभी आपने फैट से ग्लूकोज बनाया था और उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, आप ऐसा करो, अच्छा मैं अभी आपने अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना के दिखाया था, चलो हमें भी दिखाओ। तो हम तुम्हें बताएंगे, जैसे मान लो कोई फैट होता है, अब डाइजेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि फैट कुछ नहीं होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जैसे मान लो ग्लिसरॉल है, इससे एक फैटी एसिड जोड़ दिया, मोनोग्लिसराइड एक और जोड़ दिया, डाइग्लिसराइड एक और जोड़ दिया, ट्राइग्लिसराइड। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब कायदे से बताएंगे। डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन का एक ही बात, किसी भी चीज़ को तोड़ देना। तो जब डाइजेशन होता है इस ट्राइग्लिसराइड का, तो ग्लिसरॉल अलग हो जाते हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। अरे ठीक है भाई, फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, ऐसे ही पढ़ा रहे समझाने के लिए। तो कोई कहे कि इस फैटी एसिड से, फैटी एसिड कोई नए एसिड नहीं थे, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड कहते हैं। स्टीरिक एसिड का नाम सुनाओ, पामिटिक एसिड का नाम सुनाओ। कोई कहे इस फैटी एसिड से हमें आप ग्लाइकोजन बना के दिखाओ, अच्छा तब देखो अब हम तुम्हें बताएंगे। बेटा हमें थोड़ी यहाँ जगह चाहिए, तो ये डायग्राम हटा के दे रहा, ठीक है, ऐसे ही लिखे दे रहे ग्लाइकोजन। कोई कहे फैटी एसिड से हमें आप ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बना के दिखाओ, तो हम तुम्हें बताएंगे फैटी एसिड, यहाँ पर भी जगह चाहिए, थोड़ा इसको बिगाड़ लें। मान लो है C15H30, 15 दूनी 30 1 31, COOH, पामटिक एसिड हमने मान लो लिया। जैसे ही ग्लाइकोलिसिस मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, ऐसे जब तुम डॉक्टर बनोगे तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन पढ़ाई जाएगी जिसका नाम होगा बीटा ऑक्सीडेशन, और जिसके फलस्वरूप कोई भी पायरुविक एसिड हो सदा एसिटिल कोएंजाइम ए में ही बदलता है। ये थोड़ी सी बात हमने तुम्हें जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तब भी बताया था। उस दिन ये बताया भी था कि एसिटिल कोएंजाइम ए, चलो इसका फार्मूला लिख के दिखाएं अगर, तो ये था CH3CO SCOA। कहा था कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये तो कार्बन है ही नहीं, इसको उसकी स्पेलिंग है को एंजाइम को। तो सोचो यहाँ टोटल 16 कार्बन, 15 ये, एक ये, तो और यहाँ 2 कार्बन है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इसलिए माना जाता है किसी भी हम फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं सदा एसिटिल कोएंजाइम ए बनते हैं। अब वो 8 मॉलिक्यूल बने, 6 बने कि 9 बने, वो बात की बात है। अब क्या, एक बार अगर एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक, तो इससे हमें हमारा टारगेट है ग्लाइकोजन बनाना, तो फिर हम तुरंत इस एसिटिल कोएंजाइम को भेज देंगे इधर,
क्रेब्स साइकिल में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो हम डायरेक्ट इधर जा नहीं सकते ग्लाइकोजन के पास। तो पहले हम इसको भेज देंगे इधर क्रेब्स साइकिल में। नतीजा ये सिट्रिक एसिड में बदलेगा, सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड में, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड नहीं बनाएंगे और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि कहा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिर्फ चुनिंदा चीज़ों के लिए ही परमेबल होती है। ये बाई चांस मैलिक एसिड के लिए परमेबल है। बात समझते ना? जब तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे कि जो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे कि वो पौधे ऑक्सीजन को ट्रैप करके मैलिक एसिड बदल के वैक्यूल में स्टोर करते हैं, क्योंकि बायोमेम्ब्रेन मैलिक एसिड के लिए परमेबल होती है। ठीक है ना? एक बात, इस पूरी क्रेब्स साइकिल को कभी गौर से देखना, सारे स्टेप इरिवर्सिबल हैं। ये वाला रिवर्सिबल है अकेला, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी तो हमने मैलिक एसिड को बाहर निकाल लिया क्योंकि इनर मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल है, आउटर तो सभी के लिए परमेबल थी पोरेंस की वजह से। अब हम इसको उसमें फिर उसी में बदल लेंगे जिसमें इसको बदलना चाहिए था, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में। ठीक, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में बदलेंगे, यही सब होगा। मैलिक एसिड को ऑक्सैलोएस्टिक में बदलेंगे। अब क्या करेंगे? हमारा उद्देश्य है यहाँ तक आना, ग्लाइकोजन बनाना। अब हम इसको ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से, देखो यहाँ से डायरेक्ट आ नहीं सकते थे क्योंकि ये रिएक्शन एक ही दिशा में होगी, तो हमें इधर जाना पड़ा था, यहाँ से आ गए बाहर। अब हम इस ऑक्सैलो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आना पहले जरूरी था क्योंकि ये तो सारा काम साइटोप्लाज्म में होगा। अब यहाँ से हम इसको ये बनाएंगे, नहीं ये नहीं बनाएंगे। अगर पायरुविक एसिड बना लिया फिर इधर ही जाना पड़ेगा, ये नहीं बना सकते। हम फिर इसको किस में बदलेंगे? इसमें बदलेंगे, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड या 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड था? 3। अरे अभी तो बताया था इसका फार्मूला, CH3COCOH। और इधर के सारे एसिड कितने कार्बन वाले थे? 4। ये 4 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला। अलग बात है कि यहाँ बीच में हमें कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ेगी, है ना? बस अब क्या, अब एक बार हम इस पे आ गए, पर्र करते चले जाएंगे। हाँ, ये स्टेप इरिवर्सिबल बीच में आएगा, लेकिन इरिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि सेम एंजाइम की मौजूदगी में नहीं हो पाएगा, एंजाइम बदल जाता है। अब हम यहाँ से होते 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 यहाँ पर भी एंजाइम बदलेगा, काम चल जाएगा, सीधे यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से हमने फैटी एसिड से कुल मिला के ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक है, कोई तुमसे कहनी गुरुजी हमको प्रोटीन से बताओ, अच्छा बना के दिखाओ ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बनाना हो तो सीधे चले जाना, पर्र करते करते यहाँ आ जाना। ग्लाइकोजन बनाना हो तो यहाँ से मुड़ के चले जाना। ये जाल ही तो है मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस का पूरा नेटवर्क। कोई कहने गुरुजी अमीनो एसिड से बना के दिखाओ। बायोमॉलिक्यूल्स वाले दिन बताएंगे कि ऐसे तो नेचर में 200 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड खोजे जा चुके, लेकिन प्रोटीन के बनने में मात्र 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। उन 20 में से भी 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल होते हैं हमारे शरीर के लिए। खैर, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी अमीनो एसिड से जब अमोनिया निकाली जाती है, मतलब डीएमिनेशन किया जाता है, तो कोई ना कोई कीटो एसिड बनता था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मेरे पास अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड है। और अगर इससे अमोनिया निकाल लें तो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये जानबूझ के एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सिमिलर नाम है, ग्लूटामिक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। भाई प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो अमीनो एसिड बनोगे। अब हमने इसका किया डीएमिनेशन, तुरंत बना कीटो। अब क्या, एक बार अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया, करते 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 अब चाहे ग्लूकोज बनाओ और चाहे ग्लाइकोजन बनाओ। हाँ, ये अलग बात है कि हमने जो कहा था ना 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के बनने में भाग लेते हैं,
सभी के डीअमीनेशन से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ही नहीं बनता है, अलग अलग बनते हैं। अब चूंकि 20 याद कोई कर नहीं सकता, इसलिए हम भी भूल गए, पहले याद रहते थे। बहुत से ऐसे होते हैं जैसे अब हम ध्यान नहीं, ये गलत हो सकता है, जैसे मान लो हिस्टिडीन है नाम का अमीनो एसिड, ये अब कन्फर्म नहीं है, बता रहे हैं। अब हो सकता है इससे अमोनिया निकाली पायरूविक एसिड बन जाए। अब मान लो एक बार पायरूविक एसिड बन गया, फिर इसको एसिटिल कोएंजाइम में बदलेंगे, फिर इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर चले जाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ें सिर्फ कैटाबोलिक प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं कि छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं, छोटी से बड़ी चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं, अर्थात कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों प्रकार के रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। बात होता ना, ये वाली बात है। एक और गजब की चीज़ देखो, तो यहाँ ऐसे ही लिख रहे क्योंकि नाम कंफर्म नहीं है। मैं एक और गजब की देखो, पूरे मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन का जाल होता है, सम टोटल ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस रिफर टू एज मेटाबॉलिज्म। एक और गजब देखो कि चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहे हैं, चाहे फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहे हैं, लगभग सभी के मेटाबॉलिज्म में बीच में एसिटिल कोएंजाइम ए जरूर बनता है। इसलिए कहा जाता है एसिटिल कोएंजाइम पूरी मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है, केंद्र बिंदु का काम करता है। बात समझ ना, इस तरह से हमने तुम्हें साबित करके दिखाया। अच्छा, ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में तो कहीं है ही नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। इसको अगर जो समझ गया, फोटोसिंथेसिस चुटकी में समझ में आ जाएगा। जब C4 साइकिल पढ़ाएंगे यही चीज़ दिखाएंगे, C4 साइकिल तब पढ़ाएंगे कि वहाँ फर्स्ट CO2 रिसेप्टर पेप होता है, क्योंकि आज हम ग्लूकोज से को CO2 H2O में तोड़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O से ग्लूकोज बना के दिखाएंगे, तो बस रिएक्शन उलट जाया करेंगी, तब ये रिएक्शन इधर को हो जाएगी, CO2 निकलने के बजाय इधर, यही तो रिएक्शन हुआ करेगी। तब दिखाएंगे जब C4 साइकिल पढ़ाएंगे कि पेप जो होता है CO2 रिसेप्टर होता है, और फर्स्ट कंपाउंड CO2 एक्सेप्ट करने के बाद बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर बनता है मैलिक एसिड, वो कैसे जो है मेजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर जाता है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया। तो 2-3 बातें हैं कि ये एम्फीबोलिक पाथवे होते हैं, और पूरी मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों की मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल कौन प्ले करता है, एसिटिल कोएंजाइम ए करता है। ठीक है ना, चलो ये छोटी सी बात बची थी। एक बहुत छोटी बात और भी है, और जिसका नाम है RQ, रेस्पिरेटरी क्वासेंट। क्या होता है RQ? RQ का मतलब होता है CO2/O2, और क्या? अब ये नहीं पूरी अंग्रेजी चाहती लंबी पढ़ लो, या तो रहनी नहीं होती है। RQ का मतलब होता है किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जब हमारी बॉडी सेल ने इस्तेमाल किया तो कितनी CO2 निकली, और उसको बनाने में या उसको ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करने में कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई, उसी के अनुपात को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वासेंट। जैसे समझाया, जैसे ग्लूकोज के लिए बताया था कि C6H12O6 6,8O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। तो देखो जरा, यहाँ ऐसा लगता है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकली और 6 मोल ऑक्सीजन खर्च हुई। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू कितनी आएगी? 6/6 कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से निकाली जाती है। RQ की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है 1। फैट के लिए कितनी होती है? अब सबके लिए नहीं निकाली दिखाएंगे। फैट के लिए आती है RQ की वैल्यू <1, ठीक है ना, 0.7 के आसपास आती है। प्रोटीन के लिए ऐसे ही निकाल के दिखाई जा सकती है, उसके लिए लगभग 0.9 आती है, अर्थात RQ की वैल्यू आती है <1, ठीक है ना। 0.9 करीब आज आती है, इसकी 0.7 आती है, इसकी 1 आती है। इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए बताई जा सकती है, आती है मोर देन 1, एक से ज़्यादा आती है। अब कितनी है, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड के लिए है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन के लिए कितनी आती है?
आर की वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी तुम्हें। ध्यान करो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो समरी पढ़ाई गई थी तो उसमें ऑक्सीजन खर्च नहीं होती थी, 2 मोल CO2 बन सकते थे और प्लस साथ में एथिल एल्कोहल बताया था ना, ऐसे करके दिखाया था। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आर की वैल्यू कितनी आएगी? तो ऐसा लगता है आर की वैल्यू आएगी 2 मोल CO2 तो बनी और नीचे ऑक्सीजन बिल्कुल खर्च नहीं हुई, और ऊपर 2 हो नीचे 0, तो आंसर कितना आता है? हम तुम्हारी तरह थे, बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, आंसर 0 आएगा कि इनफाइनाइट। अब नहीं कंफ्यूज होते। हुआ क्या, एक बार हमने शक्ति कपूर की पिक्चर देख ली, वो गांव वालों को डराने के लिए एक छोटा सा तरबूज लेके आए और एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े और तरबूज को उछाला और नीचे से गोली मारी, अनगिनत चिथड़े उड़ गए उसके नीचे से गोली मारी। तो मतलब हम तुरंत समझ गए ऊपर कोई चीज़ हो और नीचे से गोली मारोगे अनगिनत चिथड़े हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ऊपर कुछ भी ना हो, गोली मारोगे तो क्या खाक टुकड़ा होगा, क्योंकि ऊपर शून्य बटे सन्नाटा है। जब शून्य ऊपर होता है, नीचे कोई अंक हो, तो आंसर 0 ही आता है। ऐसा होता है सकुलेंट प्लांट के लिए। सकुलेंट प्लांट सुने किसी ने? हम तुम्हें बताएंगे कि कुछ ड्राई कंडीशन में उगने वाले पौधे होते हैं जो रात में क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा खोलते हैं और दिन में जो है बंद कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, दिन में जितनी अंदर ही अंदर CO2 बनती है वो सब अंदर ही अंदर खर्च कर लेते हैं, बाहर CO2 नहीं निकलती। तो ऐसा लगता है आर की वैल्यू उनके लिए आएगी ऊपर 0 आएगी, क्योंकि CO2 कभी बाहर नहीं आती। नीचे कोई ना कोई अंक आएगा, चलो 6 ही मान लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। सकुलेंट प्लांट के लिए आर की वैल्यू 0 आती है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कोई शुद्ध ऐसा तो होता नहीं कि एक दिन केवल आलू खा के चले आए, दूसरे दिन तेल पी के चले आए, तीसरे दिन मुर्गी का अंडा। हम लोग मिक्स्ड डाइट खाते हैं, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। और मिक्स्ड डाइट के लिए आर की वैल्यू होती है 0.8, इसके लिए 0.1, इसके लिए 0.7, इसके लिए 0.9, यानी कि लेस देन 1, मोर देन 1। आर की वैल्यू यहाँ एनएरोबिक के लिए कितनी बताई थी? इनफाइनाइट। और सकुलेंट के लिए अभी बता चुके थे 0, और मिक्स डाइट के लिए 0.8 अर्थात लेस देन 1 ही होती है। इससे फायदा क्या मिला? इन जनरल एक बात कही जाती है कि जिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जलाने में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देता है, और जिसको जलाने में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी, जैसे 6 के बजाय मान लो 8 मोल खर्च होती है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिजल्टेंट उतना ही छोटा हो जाएगा। तो चाहे तो ये कह दो जिसको जलाने में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है उतनी एनर्जी देता है, या ये कह दो आर की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उतनी ज़्यादा एनर्जी देता है। बात समझते ना? सवाल कैसे पूछा जाएगा तुमसे? देखो, सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो मेरे पास एक टब है और इसमें मरकरी भरा है, Hg भरा है, और इसी में हमने एक टेस्ट ट्यूब उलट के रख दी। यह टेस्ट ट्यूब हो सकता है कैपिलरी फोर्स की वजह से मरकरी इसमें भी कुछ लेवल तक ऊपर चढ़ गया हो, ठीक, ऐसे चढ़ गया। और इसी टेस्ट ट्यूब में तुमने किसी चीज़ के सीड रख दिए और निशान लगा दिया कि मरकरी अभी कहाँ पे है। इस ऑपरेटर्स को 24 घंटे के लिए मान लो छोड़ दिया। बताओ ये मरकरी ऊपर चला जाएगा कि नीचे आएगा? किधर जाएगा? तो ऐसे नहीं बताया जाता है। ये तो गांव वाले ऐसे पूछते हैं कि एक साड़ी 1 घंटे में सूख जाती है, बताओ 10 साड़ी कितने घंटे में सूख जाएंगे? तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, डिपेंड करता साड़ी किसकी है। अब मान लो द्रौपदी को ही कभी ख़त्म में नहीं होगी तो सूखेगी कहाँ से? है कि नहीं? तो गांव में तो ये आंसर होता था कि सारी साड़ियाँ 1 ही घंटे में सूख जाएंगी, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बता सकते। डिपेंड करता है ये साड़ी किसकी है, अर्थात ये सीड किसका है। मान लो ये व्हीट का है, गेहूं का है। अब गेहूं के अंदर स्टार्च होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है।
तो गेहूं का अगर ये सीड है तो ये सीड जिंदा है, तो ये भोजन को इस्तेमाल कर रहा होगा, भोजन को जलाने के लिए जो अंदर हवा भरी अर्थात ऑक्सीजन भरी उसको भी खर्च कर रहा होगा। लेकिन ये भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करेगा, और कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू फार्मूला क्या होता था, CO2 अपान कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू होती थी 1, यानी कि CO2 अपान O2 की वैल्यू होती थी 1, अर्थात CO2 बराबर O2 होता था। मतलब ये है कि सांस के लिए जितने मोल CO2 इस्तेमाल करेगा उतने मोल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा भी। तो एयर का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, मरकरी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। समझ पाए? ऐसे होता है। मान लो ये कैस्टर का सीड है, कैस्टर समझ तो एरंड कहते हैं, या मस्टर्ड सीड है, सरसों का बीज है, और उनमें तो तेल भरा होता है, मतलब फैट भरा होता है। तो बताओ ये मरकरी ऊपर जाएगा कि नीचे? तो अगर ये कोई कैस्टर सीड होता, मस्टर्ड का सीड होता, या किसी चना का अर्थात पल्स फैमिली का, दाल वाली फैमिली का अगर ये बीज होता, तो उन सब के लिए आरक्यू वैल्यू कितनी होती है? <1 आरक्यू वैल्यू कितनी बताई थी? <1 कितनी बताई थी? <1। मतलब क्या हुआ कि ये बीज जिंदा रहने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन खर्च ज़्यादा करेगा, बदले में उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगा। यहाँ वैक्यूम हो जाएगा, निर्वात, और उस निर्वात को फिल करने के लिए मरकरी ऊपर उठा चला जाएगा। समझ पाए ना? तो इस तरह से आरक्यू पर बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बात समझते ना? अब 1-2 पॉइंट छूट गया हो, ध्यान ना रहो, कि जैसे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, EMP पाथवे, तो एक आध चीज़ अपने मन से पढ़ लेना कि ये क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर एसिड जो होते हैं, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, जो एसिड होते हैं, इनके फार्मूला में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक, पूरा खत्म हो गया। थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा चैप्टर था। चलो।